एवरीवन, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। एक साल से ज्यादा हो चुका है कोरोना को भारत में दस्तक दिए हुए, और हम में से बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, घर से काम भी कर रहे हैं। आज के जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपके न्यूरो सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है कोरोना। घर बैठे आप लोगों को काफी बीमारियों का भी सामना करना हो सकता है, लेकिन ऐसे में आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जो कि आपके जो सवाल है उसके जवाब वो आपको देंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगी। सो वी हैव विद अस डॉक्टर के जिंदल। ही इज द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋषि। नमस्कार। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर विशाल छाबड़ा। ही इज डायरेक्टर छाबड़ा साइकियाट्री सेंटर, रोहिणी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ऋषि। और मेरे साथ है मेरे को होस्ट आलोक सेन शर्मा। हेलो आलोक। और इससे पहले मैं सवाल का सिलसिला शुरू करूं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे दोनों डॉक्टर्स का कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, और जो भी आप हमारे लिए और पूरे देश के लिए करते हैं वो सराहनीय है। सो वी कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस। एंड अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर के जिंदल आपसे है। सर, न्यूरोलॉजी इज अ बिग वर्ड, और जब भी ये वर्ड सामने आता है पीपल गेट स्केयर्ड एट टाइम्स विद इट, कि जब पता चलता है कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या होते हैं न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। जी ऋषि, तो जैसा कि आपने कहा कि न्यूरोलॉजी इज ए बिग वर्ड, तो डेफिनेटली न्यूरोलॉजी इज ए वेरी बिग दिस थिंग ब्रांच of medicine in which there are a lot of diseases so that are linked to brain or spine or nerves. So जो बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं न्यूरोलॉजी की, वो लाइक ब्रेन अटैक, एपिलेप्सी और मिर्गी, और वेरियस टाइप्स के हेडेक और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। सो जैसा है हाफ ईयर से हम ये पेंडेमिक को झेल रहे हैं। So during this COVID pandemic, the incidence and prevalence of these neurological disorders, they have increased. So we are encountering more and more patients with neurological complications. जो कोविड से पेशेंट रिकवर हुए, जिनको माइल्ड कोविड हुआ, मॉडरेट या सीवियर भी हुआ, तो उन लोगों में ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। ब्रेन अटैक से लेके मिर्गी और बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, गुइलेनबेरी सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, या ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज लाइक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जनरल टर्म में जैसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, या पोस्ट कोविड हेडेक। सो ये बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत है। सबसे जो जरूरत आवश्यकता है वो है कि टाइमली रहते ही हम इनके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करें और टाइमली ही हम स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, सो दैट कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट अगर होगा तो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का जो आउटकम है वो भी इतना कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा आउटकम मिलता है उसमें। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली दिस थिंग कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी ऋषि। डॉक्टर विशाल, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा दैट पिछले एक साल से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के हालांकि काफी अपने अलग बेनिफिट्स हैं, बट उसके साथ साथ ही हम लोग की जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल हो चुकी है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वर्क प्रेशर। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि हम उस वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करें? थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझसे बहुत बार पूछा गया पिछले एक साल में, बिकॉज काफी हम सब ग्रैपल कर रहे हैं नई रियलिटी से कि वी हैव टू वर्क फ्रॉम होम। होम मेड टू रिलैक्स, टू एंटरटेन, नॉट टू वर्क, यू नो। तो हमने कोई एनवायरनमेंट जैसे घर में क्रिएट नहीं किया हुआ जिससे कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सके। मतलब कोई ऑफिस स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, तो हम लोग या तो डिनर टेबल्स पे बैठ के कर रहे हैं या हम अपने बेड्स पे बैठ के काम कर रहे हैं, विच आर एक्चुअली मेंट टू रिलैक्स आवरसेल्व्स। तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। अच्छा, बच्चों की क्लासेस चल रही हैं और आईटी प्रोफेशनल्स के अपने काम भी चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, जैसे आप लोग भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो इसमें जो इश्यू जो आ रहा है, ये आ रहा है कि हमारी जो स्लीप एक साइकिल्स है वो खराब हो रही है। हम लोग सोचते हैं सुबह तो कहीं भागना नहीं है, ट्रैफिक को बीट नहीं करना, थोड़ा लेट सो जाते हैं, थोड़ा और टीवी देख लेते हैं, थोड़ा और एक और वेब सीरीज देख लेते हैं,
और हम फिर लेट हो जाते हैं, फिर सुबह सब कुछ लेट हो जाता है। कंपनीज को भी लगता है कि यार एम्प्लॉय तो घर पे ही है, तो उसको कभी भी मेल आ जाता है, तो वो वर्क आवर्स नहीं बचे, तो 6 बजे का तो मेल नहीं आएगी, 7 बजे मेल नहीं आएगी, अरे नहीं, कोई मेल मेल हमें कोई पीछा नहीं छोड़ रही। तो उस चक्कर में सब मिशमैश हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है बोथ एट द पर्सनल लेवल एंड एट द कंपनी लेवल, हम सबको इस बारे में रियलाइज करना कि दिस इज अ न्यू रियलिटी। नॉट एवरीबडी मे गो बैक टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, पीपल मे स्टे वर्क फ्रॉम होम इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, हमें अपना स्लीप वेक साइकिल को अलग से अलग करना है। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, जस्ट बिकॉज कि आपको ऑफिस, हमें ऐसे ही उठे और ऐसे तैयार है जैसे हमें ऑफिस जाना है। और हम घर में एक एनवायरनमेंट अब क्रिएट करें और कर भी रहे हैं, जिससे कि हम उस स्पेस में बैठ के काम कर सकें। ओके, it's important also to take liquid breaks, to blink our eyes, to do to go up, to get up, walk around, sip a glass of water, कि सारे टाइम आगे ना बैठे रहें, ताकि वो फटीग ना हो हमारे आईज में या ब्रेन फटीग। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें ये सब चीजें करना, कि जस्ट बिकॉज वी वर्किंग फ्रॉम होम वी शुड नॉट मिक्स अप थिंग्स, वी हैव टू लर्न टू सेग्रीगेट इट, वो जरूरी है। राइट, सो जो भी जैसे भी डॉक्टर विशाल ने बताया, काफी हम रिलेट कर सकते हैं जितने भी लोग हम में से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर कर सकते हैं। मिलता जुलता सवाल है मेरा डॉक्टर के जिंदल आपसे, कि क्या स्ट्रेस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कॉज कर सकता है, और अगर हाँ तो उसके साइंस क्या होते हैं, व्हाट आर द वार्निंग साइंस? ओके, सो जैसा कि डॉक्टर विशाल ने बताया अभी कि स्ट्रेस आजकल इंक्रीज हो गया बिकॉज वर्क फ्रॉम होम एंड सो मेनी फैक्टर्स, पेंडेमिक है और देयर इज फियर ऑफ द डिजीज गेटिंग इल। सो ये जो मेंटल स्ट्रेस है दैट कैन लीड टू दैट कैन प्रेसिपिटेट और एग्रावेट वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन अटैक के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, दे आर लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी, है ना, एडिक्शन टू टोबैको, अल्कोहल। So these are the traditional risk factor, but nowadays we are encountering that stress is an important risk factor that has become an independent risk factor for brain attack. Not only for brain attack but other neurological disorders like when we talk about migraine. So migraine patient, they get most of the time their this migraine attack when they are under stress. So whether it's a physical stress or whether it's a mental stress because of workplace or something like that. So various neurological conditions including brain attack or migraine or demyelinating disease of the brain like multiple sclerosis, or epilepsy. Even epilepsy patient who are epileptic, they may get their seizures because of undue stress. So stress is an important factor. So we need to address this thing, and we try to distress ourselves so that we can avoid these unwanted side effect of the mental stress. थैंक यू, आपने इतने अच्छे से हम लोग को सब स्ट्रेस के बारे में बताया। डॉक्टर विशाल, स्ट्रेस से रिलेटेड ही एक और मिलता जुलता मैं आपसे सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा। दैट्स पिछले 1 साल में, स्पेशली जब से सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ, हम में से काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों को खोया है इस वेव से, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पे जाके इसका इफेक्ट हुआ है। क्या आप हमें ये समझा सकते हैं दैट एक एज अ लेमैन हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? राइट, सो इसमें जो ये जो इस बार जो सेकेंड वेव में जो हुआ है और जिस पेंडेमिक में हुआ है, प्रॉब्लम जो आई है सबसे ज्यादा, जैसे कोई डेथ में हम ग्रीव करते हैं, वो ग्रीविंग जो होती है एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है, लोग आते हैं, मिलते हैं, हग करते हैं, रोते हैं, हम जाते हैं, हम फायर बर्न करते हैं या हम बरी करते हैं बॉडी को। एक प्रोसीजर है, एक समाज में बहुत सारे चलते हैं एक कस्टम्स, वो ब्रेक डाउन है। 1 या 2 लोग जा रहे हैं सिर्फ शमशान घाट, घर रिलेटिव्स आ नहीं पा रहे हैं, जो हमारी 4th या 13वीं मीटिंग्स हैं वो हमारी जूम पे हो रही हैं, जो सेम चीज नहीं है। उसी की वजह से एक प्रॉपर ग्रीविंग प्रोसेस नहीं हो पाया और हर्ट बहुत लोगों में फील कर रहा है, इसलिए डर बढ़ा, घबराहट बढ़ी। इट्स इम्पोर्टेंट कि इस क्राइसिस के सिचुएशन में भी हम सबको आपस में मिलना है। तो यू नो समबडी, रिलेटिव और फ्रेंड हु लॉस्ट अ लव्ड वन, हमें उनको कॉल करके चेक करना चाहिए
कि वो कैसे करें, नॉट जस्ट एट दैट टाइम बट वीक लेटर, 2 वीक्स लेटर। और अब जैसे अनलॉक हो गया है, हमें जाके उनसे मिलने की कोशिश करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। इससे वो जो ग्रीविंग प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं रह गया था अधूरा, वो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और ये हम सबको समझने की जरूरत है कि हम सब इसमें इकट्ठे हैं। पहले क्या होता था कि मतलब इट यूज्ड टू हैपन लाइक वंस इन ए ब्लू मून। अब लेकिन इतनी सारी डेथ्स जो इकट्ठी हुई हैं, वी लॉस्ट, मैंने हिसाब लगाते थे 2 या 3 लाख लोग इकट्ठे मरे हैं 2 महीनों के अंदर अंदर। सो इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ लॉस फॉर अस। तो हमें एज ए सोसाइटी भी कुछ करना चाहिए, कलेक्टिव ग्रीविंग प्रोसेस, ताकि हम अपने पेन को व्यक्त कर सकें। Like, in a society, if there are hundreds of flats and 5-10 people have passed away, हमें एक कलेक्टिव सभा करनी चाहिए, वहां पे हम बात कर सकें इस बारे में, ताकि पीड़ा को कम किया जा सके। राइट, सो आई एम श्योर जिनका भी ये सवाल था उनको उनके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगला सवाल मेरा डॉक्टर जिंदल आपसे है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जिनका भी इनएक्टिव या अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, दे आर मोर प्रोन टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? जी ऋषि, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर अनहेल्दी एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जिसको हम मेडिकल भाषा में सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अटैक और ब्रेन स्ट्रोक एंड वेरियस अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आल्सो। सो अब चूंकि हम पेंडेमिक में हैं एंड काफी लोग हम में से वर्क फ्रॉम होम है, उसके कारण से हमारा स्लीप वेक साइकिल भी सब डिस्टर्ब है एंड वी आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस। सो एंड अब हमारा जो रूटीन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग वो भी थोड़ा अल्टर्ड हो गया है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। सो फिजिकल एक्टिविटी भी हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना प्री कोविड एरा में करते थे। सो दैट हैज लीड टू like aggravation of this thing because बहुत सारे पेशेंट जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या ओबेसिटी है, उनके लिए और रादर सबके लिए ही लाइक फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी ईटिंग, ये सब नॉट ओनली फॉर ब्रेन, नॉट ओनली फॉर हार्ट एंड लंग्स, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन ऑल्सो। सो हमें अपने रूटीन एक्टिविटीज को मेंटेन करना है और फिजिकल एक्टिविटी को जरूर शामिल करना है हमारी डेली की दिनचर्या में, सो दैट कि हम इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं, चाहे वो कार्डियक बीमारियां हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, उनसे बचा जा सके। राइट डॉक्टर जिंदल, जैसे आपने अभी बताया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, डॉक्टर विशाल इसी से एक मिलता जुलता सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा। काफी ऐसे केसेस में, कोविड केसेस में स्पेशली, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी पेशेंट्स के अंदर पाए गए हैं, जिसको शायद हम लॉन्ग कोविड भी बोलते हैं। क्या आप हमें ये समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि साइकोलॉजिकल इश्यूज को एक कोविड पेशेंट के अंदर हम उस सिचुएशन से कैसे हैंडल कर सकते हैं एज अ लेमैन या एज अ केयर टेकर उस पर्सन के लिए? ठीक है, थैंक यू आलोक जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग कोविड एक नया सिंड्रोम है जो सबसे पहले यूके में देखा गया। यूके से लुक्ड एट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लॉन्ग कोविड का मतलब है कि जब कोविड के हमारा इन्फेक्शन कम हो गया, उसके बाद भी कोविड वाले सिम्टम्स चल रहे हैं, उसके बाद भी कुछ शरीर में हो रहा है फॉर नेक्स्ट 12 वीक्स, तो 3 महीने तक चल रहा है। उसमें थकान महसूस होना, फटीग महसूस होना, ब्रेन फॉग जिसकी डॉक्टर जिंदल ने थोड़ी देर पहले बात की थी, डलनेस फील करना, सोचना पाना क्लियरली, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के फीचर्स, नींद ना आना, ये सारी चीजें जैसे याद है डेंगू के बाद शरीर में दर्द रहता कई महीनों तक, वैसे ही लॉन्ग कोविड के बाद, इस बुखार के बाद शरीर में और माइंड में कुछ कुछ चेंजेस देखे गए हैं। तो इसमें जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हमारे को डिप्रेशन फील हो रहा है, हमें एंग्जाइटी फील हो रहा है, हमें स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, हमें घबराना नहीं है, हमें एक साइकियाट्रिस्ट से बात करनी है कि उसका अगर हम ट्रीटमेंट कर सके, अगर उसको ट्रीटमेंट के लायक है, जरूरी है तो करें। थोड़ी बहुत नींद की दवाई लेनी है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन की दवाई लेनी है तो वो ले सकें। इट इज नॉट समथिंग कि जिसकी हम काउंसलिंग से करें कि मतलब कोई स्ट्रेस तो नहीं है, बट वी नीड मेडिसिन, बट व्हाट वी नीड आल्सो टू हेल्प इज रिड्यूस द फियर। लोगों को बहुत लोगों को डर भी है, ये भी देखा गया है। जैसे कई लोग तो बिल्कुल कोविड के बारे में
बेपरवाह हैं, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा डरते भी हैं कि कोविड हो गया तो मतलब इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। तो उसे भी हमें करना है। वी डोंट हैव टू बी स्केयर्ड एक्सेसिवली, बट वी डोंट हैव टू बी केयरलेस ऑल्सो। हमें बीच का कहीं रास्ता देखना है, हमें उस पर फॉलो करना है, वो इम्पोर्टेंट है। जी, सो हमें डरना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें उतने प्रिकॉशंस भी लेते रहने Yes. चाहिए। एंड आई एग्री टू यू विद दैट डॉक्टर विशाल। और अब अगला सवाल ले लेते हैं डॉक्टर जिंदल आपसे। डॉक्टर के जिंदल, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स होते हैं। किसी को सिर के एक तरफ दर्द होता है या माइग्रेन होता है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? जी ऋषि, सो हेडेक एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है फ्रॉम न्यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत तरह के हेडेक्स होते हैं, लाइक टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन, और माइग्रेन से मिलते जुलते और भी हेडेक टाइप हैं लाइक क्लस्टर हेडेक, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेलियाज। सो आजकल बिकॉज पेंडेमिक है, कोविड-19 है, तो कोविड-19 के बाद में भी बहुत सारे पेशेंट दे आर एक्सपीरियंस पिकुलर काइंड ऑफ हेडेक दैट इज नोन एज पोस्ट कोविड हेडेक और न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक, जिसको हमने टर्मिनोलॉजी दी है। सो सबसे पहले तो हमें व्हेन एवर देयर इज हेडेक, तो हेडेक एक सीरियस अंडरलाइन डिजीज को भी डिनोट कर सकता है। तो कभी भी हेडेक का कोई सिम्टम है तो उसको इग्नोर नहीं करना। सो देर आर सर्टन रेड फ्लैग साइंस। जब एक पेशेंट को हेडेक होता है तो कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं हेडेक के साथ में, लाइक पेशेंट को सिर्फ परसिस्टेंटली एक ही साइड का हेडेक हो रहा है, या हेडेक के साथ में वॉमिटिंग है, या हेडेक के साथ में पेशेंट को दिखने में धुंधलापन हो रहा है, या ड्यूरिंग नाइट पेशेंट को अचानक नींद में ही हेडेक हुआ, सीवियर हेडेक हुआ, वॉमिटिंग हो गई, या अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग पे हेडेक हो रहा है। तो ये कुछ रेड साइंस हैं जिसको हमें इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए स्पेशलिस्ट से, और अकॉर्डिंगली उसको हमें इन्वेस्टिगेट करके एंड ट्रीटमेंट करना होता है। सो इसके अलावा आजकल पोस्ट कोविड में देखने में आ रहा है कि लास्ट कुछ दिनों में हमने मीडिया में भी काफी था म्यूकरमाइकोसिस। सो म्यूकरमाइकोसिस के भी बहुत सारे पेशेंट जो हेडेक और फेशियल पेन करके हमारे साथ प्रेजेंट हुए, और कोई अदर साइन सिम्टम नहीं थे उनके। द ओनली थिंग वाज दैट पेशेंट वाज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, यूनिलेटरल हेडेक, फेशियल पेन, बाकी साइन सिम्टम उसके लेट एज में आए। सो इस टाइप का भी प्रेजेंटेशन रहता है, खासकर कोविड से रिकवर्ड हुए पेशेंट्स में। तो अकॉर्डिंगली हमें जब कभी भी इस टाइप का हेडेक हो, और लाइक माइग्रेन जो बात कर रहे हैं आप, माइग्रेन भी लाइक कोविड के बाद में माइग्रेन के पेशेंट भी पहली बार माइग्रेन के साथ में भी प्रेजेंट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली ऐसे पेशेंट्स को स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिस्ट जो वो डायग्नोसिस करें, उसके लिए टेस्ट एडवाइस करें, वो करवाएं और अपना ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। राइट डॉक्टर जिंदल, जैसे आपने अभी हमें हेडेक्स के बारे में बताया, माइग्रेन्स के बारे में बताया, डॉक्टर विशाल एक इसी से मैं अपना एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज डिप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलनेस है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि डिप्रेशन बिकम्स वन ऑफ द लीडिंग कॉज, यूनिपोलर डिप्रेशन, डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड, बाय 2020। वो तो कोविड आ गया तो कोविड ने उसको पीछे कर दिया, नहीं तो इट वाज गोइंग टू बी लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड। डिसेबिलिटी मतलब कि डिप्रेशन से इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं कि उनका जीवन यापन, उनकी पढ़ाइयाँ, उनकी जॉब्स, उनकी लाइफ सब डिस्टर्ब हो रही है। जिस मेन फीचर्स हैं, 3 कोर फीचर्स ऑफ डिप्रेशन। एक होता है लो मूड, यानी मन उदास रहना। दूसरा एनेटोनिया, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज में मन ना लगना। जिसमें आपको टीवी देखने का मन था, दोस्तों से मिलने का मन था, बाहर घूमने का मन, वो सब खत्म हो गया। और तीसरी चीज, बहुत थकान महसूस होना विदाउट एनी रीजन। जैसे थकान तो कई फिजिकल डिसऑर्डर्स में भी हो सकती है, जैसे एनीमिया में हो गई या किसी और क्रॉनिक डिजीज में हो गई, बट इसमें बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के आपका थकान महसूस होना, शरीर टूटा महसूस करना। उसके अलावा जो फीचर्स हम देखते हैं इसमें, नींद का कम आना, भूख का कम लगना, सिर में दर्द होना, कभी कभी भारीपन होना सिर में, रोने का मन करना, नकारात्मक विचार आना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, जीवन किसी काम का नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, तो डेथ विशेस, या प्लान करना, सुसाइडल आइडियाज लेना कि भाई मैं फांसी लगा लूं या मैं कुछ कर लूं। तो ये सारे डिप्रेशन के फीचर्स हो सकते हैं। बट जो कोर फीचर है इसमें, लो मूड होना, मन उदास रहना और किसी चीज में मन ना लगना, ये इनके मेन फीचर्स हैं।
तो अगर किसी को भी, घर वालों को, आपको लगे कि आपके घर में कोई बंदा है चुप होना शुरू हो गया है, बात नहीं कर रहा है, कटा कटा महसूस कर रहा है, इट कुड बी ए डिप्रेशन, साइन ऑफ डिप्रेशन। कोई बच्चा है पढ़ाई में अच्छा था, उसके ग्रेड्स अचानक कम हो गए, इट कुड बी साइन ऑफ डिप्रेशन। मतलब अचानक चीजों में इंसान अपने एनवायरनमेंट से पीछे हटना शुरू हो जाए, इट कुड बी साइन ऑफ डिप्रेशन। इट कुड बी साइन ऑफ अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर आल्सो, बट मोस्टली डिप्रेशन। और इसका ट्रीटमेंट सिंपल है, आगे में बहुत अच्छी और सेफ मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं, SSRIs कहते हैं, या और तरह की भी मेडिसिन है, और इसकी साइकोथेरेपीज है, बातचीत करके, जिसे टॉक थेरेपी हम आम भाषा में कहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो सबसे फेमस है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो मेडिसिन CBT। कुछ केसेस में जब पेशेंट बहुत सुसाइडल हो जाता है, या वो दवाई नहीं खाता, या साइकोटिक हो जाता है डिप्रेशन के साथ भी, तब हमें ECT देनी पड़ती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। तो ये ब्रीफली ट्रीटमेंट है और सिम्टम्स है उसके। डॉक्टर विशाल, जैसे कि आप अभी बता हो जाते हैं या ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो क्या बच्चों में भी डिप्रेशन के साइंस हो सकते हैं? जनरली पेरेंट्स मतलब अवॉइड कर देते हैं कि छोटे बच्चे को क्या डिप्रेशन होगा या समथिंग लाइक दैट। सो क्या बच्चों में भी डिप्रेशन की हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली ऋषि जी, बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है, जबकि लेकिन उनके फीचर्स अलग होते हैं। छोटे बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, 1 साल से छोटे बच्चे में भी अगर उसकी माँ को उससे अलग कर दे तो बच्चा चुप हो जाएगा, दूध पीना छोड़ देगा। उसको नहीं पता, वो बोल नहीं सकता, बट वो ऐसे होगा। जो छोटे बच्चे हैं, 6-7 साल 8 साल के बच्चे, अगर उनको डिप्रेशन होता है तो स्कूल में जाना बंद कर देते हैं, स्कूल रिफ्यूजल हो सकता है, माँ बाप को चिपके रहना, उनसे दूर जाने से डरना, रोना, खाना ना खाना, अजीब सी जिद करना। वो बोल नहीं पाते बच्चे, लेकिन उस तरह के फीचर होते हैं। टीनेजर्स में जब डिप्रेशन होता है तो वो चिड़चिड़े, गुस्सैल हो जाते हैं। अगेन वो रोते नहीं है, बट चिड़चिड़े, गुस्सैल हो जाना, चुप हो जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना, ये इसमें फीचर्स हो सकते हैं। एडल्ट में होते हैं, और मतलब एडल्ट्स में तो होते हैं, आपको बताए हैं, लो मूड और डिप्रेशन के जो मैं बताए थे। सीनियर सिटीजन में भी होते हैं, उसमें अलग होता है। इट में प्रेजेंट एज ए मेमोरी लॉस, की याददाश्त कम हो रही है, या किसी चीज में उनका मन नहीं लग रहा है। तो अलग अलग एज ग्रुप्स में होता है। फीमेल्स में हो सकता है डिप्रेशन, मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी के जस्ट बाद। तो मतलब डिप्रेशन कैन हैपन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। मैंने आपके क्वेश्चन को सॉरी एक्सटेंड कर दिया, सॉरी, बट आई वांट टू से इट कैन बी इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। हाँ जी, सो इनफैक्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें और डाल दो, डिप्रेशन कैन हैपन विद जैसे डॉक्टर साहब डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, एपिलेप्सी है, स्ट्रोक है, उनके बाद भी, उनके साथ भी डिप्रेशन हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, जब मोमेंट डिप्रेशन हैपन्स, आपकी हर चीज की इच्छा कम हो जाती है, तो कंप्लायंस विद ट्रीटमेंट खराब हो जाता है, ट्रीटमेंट आउटकम्स खराब हो जाते हैं, मतलब वो सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हमें डिप्रेशन को इग्नोर नहीं करना है, किसी और डिसऑर्डर के साथ हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। राइट। सो ये जो डिप्रेशन की समस्या है किसी भी उम्र में हो सकती है, सो हम नजरअंदाज नहीं करें, और बहुत जरूरी है अगर इसका ट्रीटमेंट अगर जल्द से जल्द ले लिया जाए तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर के जिंदल, एक आखिरी सवाल है जो हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं काफी समय से। आई मीन हम पढ़ते भी आए हैं कि अल्जाइमर्स एक नाम का एक डिजीज होता है। सो नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट, बट ये एक डिजीज है जो कि लोगों को जिसके बारे में पता होना चाहिए, और इसके वार्निंग साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं कुछ? जी ऋषि जी, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है रिगार्डिंग अल्जाइमर डिजीज और डिमेंशिया। सो अल्जाइमर डिजीज, इट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिमेंशिया और मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और ये एज रिलेटेड डिजीज है। एज द एज इंक्रीजेस, सो विद द पासिंग एज इसकी इंसिडेंस प्रेवलेंस बहुत बढ़ जाती है। सपोज आफ्टर द एज ऑफ 80 ईयर्स ऑलमोस्ट 50% इंसिडेंस है अल्जाइमर डिजीज का। सो अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, टेम्पोरल लोब, हिप्पोकैम्पस का एरिया, जहाँ पे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम पैथोलॉजी इन द ब्रेन, जिसके कारण से पेशेंट भूलना स्टार्ट कर देता है। इनिशियली रिसेंट मेमोरी लॉस एंड ग्रेजुअली और भी बहुत सारे सिम्टम उसके अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे पेशेंट लाइक रास्ते भूलना शुरू हो गया, घर के अंदर भी डिसोरिएंटेशन हो गया, देन डिसोरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं मेमोरी लॉस। उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट अल्जाइमर के, उनको न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स इन द फॉर्म ऑफ अल्टर्ड बिहेवियर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट को डिप्रेशन के सिम्टम भी हो सकते हैं।
और बहुत सारे एल्डरली पेशेंट जो कि डिप्रेशन से सफर करते हैं, उनमें भी एक फॉरगेटफुलनेस की स्थिति आ जाती है जिसको शूडो डिमेंशिया कहा जाता है। एक्चुअल में वो डिमेंशिया नहीं है बट शूडो डिमेंशिया। सो वो भी हमें रिकॉग्नाइज करना है कि वेदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्चुअल डिमेंशिया, एक्चुअल मेमोरी लॉस, और वेदर दिस मेमोरी लॉस इज बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन। सो सबसे पहले ये डिमार्केट करना है, देन उसको एस्टेब्लिश करना है। कुछ हमारे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के स्केल्स होते हैं जिसको हम असेसमेंट करके पेशेंट को अकॉर्डिंग टू उसकी एजुकेशन लेवल हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर ग्रेड का डिमेंशिया, एल्जाइमर्स डिजीज है। एल्जाइमर्स के अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं डिमेंशिया के, मेमोरी लॉस के, उनको भी हमें रूल आउट करना है। ब्रेन में क्लॉट्स हो जाने से, जब मल्टीपल क्लॉट्स हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट कैन आल्सो लीड टू मेमोरी लॉस। और कई बार ब्रेन के अंदर जो एक डिजीज होती है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, ब्रेन के पानी की थैली में पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कारण भी पेशेंट को मेमोरी लॉस हो जाता है। सो ट्रीटेबल कॉजेज जो मेमोरी लॉस के होते हैं, सबसे पहले हमें उनको रूल आउट करना है। लाइक थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपोथायराइडिज्म है पेशेंट को, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन द फॉर्म ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उसको रूल आउट करना है। अगर वो चीजें हैं तो उनको ट्रीट करना है पहले, and then फिर once the diagnosis of Alzheimer disease confirmed, then we have to treat the patient. So जितना अर्ली स्टेज में हम इसको डिटेक्ट करेंगे, अर्ली स्टेज ऑफ एल्जाइमर डिजीज जिसको हम माइल्ड कोग्निटिव इंपेयरमेंट कहते हैं, वो एल्जाइमर डिजीज में भी हो सकता है, वो वेस्कुलर डिमेंशिया जो स्ट्रोक के साथ में डिमेंशिया होता है उसमें भी हो सकता है। सो उसको अगर हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं और टाइमली हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम पेशेंट की डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल अभी रिसेंटली कुछ और मेडिकेशन भी अल्जाइमर डिजीज के लिए अप्रूव हुई है, लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वो भी अभी रिसेंटली डेवलप हुई है और मोस्ट लाइकली होपफुली वो कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगी हमारे यहाँ भी। सो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज आजकल बहुत सारी, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। इसके अलावा मेडिसिन के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, जो केयर गिवर्स हैं, जो डिमेंशिया से सफर कर रहे हैं पेशेंट, अल्जाइमर के पेशेंट हैं, उनके लिए जो फैमिली केयर गिवर्स लोग हैं, उनको भी काउंसलिंग, उनको भी समझाना बहुत जरूरी है कि पेशेंट जो मेमोरी लॉस हुआ है उसके कारण से पेशेंट का जो बिहेवियर चेंज हुआ है वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, और उनको उसके साथ में कोऑपरेट करना है, उनको असिस्ट करना है उनकी रूटीन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो पेशेंट को मैनेज किया जा सकता है। जी, सो डॉक्टर के जिंदल ने बहुत ही बारीकी से हमें बताया अबाउट डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, और अगर किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस सही समय पे हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। सो अगर आपको कोई भी ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स अगर आपको लग रहा है कि ऐसे आपके छोटी छोटी वार्निंग साइंस आ रहे हैं, सो बिल्कुल देर ना करें और अपने स्पेशलिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए, सो दैट उसका ट्रीटमेंट आपको सही तरीके से मिल जाए। सो आज के इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर विशाल छाबड़ा एंड डॉक्टर के जिंदल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, और हमारे जितने भी सवाल थे, हमारे दर्शकों के जितने भी सवाल थे, उनका आपने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। सो आई एम श्योर जितने भी यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी गुड को-होस्ट इन दिस सेशन, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे 12 बजे फिर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेहत से जुड़े टॉपिक के साथ, उसको डिस्कस करेंगे दो एक्सपर्ट्स के साथ। सो आज के सेशन को आप देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर इस सेशन के बाद हम वहाँ पे हम ऑलरेडी अभी लाइव है, और सेशन के बाद भी वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग आप बाद में भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप इस सेशन को देख सकते हैं दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स वंस अगेन डॉक्टर विशाल एंड डॉक्टर जिंदल, एंड थैंक्स टू आलोक। थैंक यू ऋषि। थैंक यू सो मच। थैंक यू दैनिक जागरण, थैंक यू।